बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड ईयर का जो चैप्टर सेकंड है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, ओहम लॉ। मतलब ओहम लॉ से रिलेटेड हर पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओहम लॉ के ग्राफ्स, ओहम लॉ के ग्राफ के स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे, ओहम लॉ से रिलेटेड हर कम्प्लेक्स पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हर बेसिक पॉइंट भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एमडीकेट नम्स, या आप सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। दोनों ही के रिलेटेड मैं क्या करूंगा, हर पॉइंट क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए भी। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओहम लॉ, याद रखना सबसे पहले ओहम लॉ को दिया किसने, जॉर्ज साइमन ओहम ने क्या किया था, ओहम लॉ को क्या किया था, ड्राइव किया था। सबसे पहले ओहम लॉ से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि ओहम लॉ दिया किसने। याद रखना ओहम लॉ किसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओहम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओहम ने क्या बताया, इसने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान एक रिलेशन ड्राइव किया था। बाद में ये क्या बन गया, एक लॉ बन गया था। सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट करके किन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन ड्राइव किया था, याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान इसने क्या किया था, एक रिलेशन ड्राइव किया था। बाद में इसने इससे क्या बनाया, लॉ बनाया। तो सबसे पहले ओहम लॉ में बताता क्या है, याद रखना ओहम लॉ में क्या बताता है। मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है ओहम लॉ का। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस एनी कंडक्टर एंड फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। अब हमें ये बता रहे ओहम लॉ, ये बता रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मगर अब इसका मतलब ये है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने पोटेंशियल कम किया तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अब इसको मैं मैथमेटिकल भी बताऊंगा, अब यहाँ पर आपको फिजिकल भी बताऊंगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, जो जॉर्ज साइमन ओहम, इसको आपने याद करना है, सही है। अब ओहम ने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। मैं मैथमेटिकल तौर पर भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह करंट के डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखना, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहा हूँ, सही है। एक कंडक्टर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बना लिया, सही है। इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। मैंने क्या बताया कि ओहम ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही क्या करेगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम था तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पर एक बैटरी अटैच की। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल देना। बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या देना, पोटेंशियल क्या करना, प्रोवाइड करना, वोल्टेज प्रोवाइड करना। सिंपल, अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज प्रोवाइड करना। लेट सपोज मैंने यहाँ पर बैटरी अटैच की। पहले मैंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर मैंने 30 वोल्ट की बैटरी अटैच की। मैंने क्या अटैच किया, 30 वोल्ट की बैटरी अटैच की। जब मैं बैटरी अटैच करूंगा तो यहाँ पर इसमें क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे। करंट का मतलब क्या है, अब कुछ स्टूडेंट करंट और वोल्टेज में क्या है, कंफ्यूज है कि असल में करंट क्या है और वोल्टेज क्या है। लेट सपोज मैं करंट और वोल्टेज का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज मैं बैटरी को 2 मिनट क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, सही। आप 2 मिनट के लिए भूल जाए कि मैंने 30 वोल्ट का बैटरी कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिंपल यहाँ पर कंडक्टर लगाए। याद रखना, सिंपल कंडक्टर में मैंने इससे पिछले लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पहला जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट था वहाँ पर, इससे पिछले 2 लेक्चर मैंने आपको बताए थे, इसी कंसेप्ट मैंने बताए थे। हर पॉइंट मैंने इससे डिस्कस किया था कि जब कोई भी कंडक्टर आप उसके साथ बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, मतलब वहां पर वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हो, तो इस कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। हर डायरेक्शन, कोई ऊपर की डायरेक्शन, कोई डाउनवर्ड, कोई नीचे। मतलब हर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं। कोई ऊपर इस साइड पे मूव कर रहे हैं, कोई इस साइड पे मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, कोई नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। मगर आप अगर इसकी नेट वेलोसिटी देखोगे, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है, अगर नेट वेलोसिटी देखोगे तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्यों नेट वेलोसिटी 0 होगी इन तमाम इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी मूव करेंगे, इस तरफ भी मूव कर रहे होंगे। अगर जितने ऊपर की तरफ जा रहे होंगे उतने ही नीचे की तरफ आ रहे होंगे। तो नेट वेलोसिटी अगर आप निकालोगे या एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, 0 आएगी।
मगर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे, बैटरी अटैच नहीं करोगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इरेगुलर, रेंडमली मूव कर रहे होंगे। मगर यहाँ पर सवाल बनता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, फिर इसमें करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहे, करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहे। करंट का मतलब क्या है, सिंपल फ्लो ऑफ चार्जेस। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, किस करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल क्या है, सिंपल मैं यहाँ पर अभी बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ। इससे पिछले लेक्चर में मैंने करंट पर बहुत ही डिटेल लेक्चर दिया, तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं करंट का कुछ कंसेप्ट दूंगा, बाकी कंसेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से दिया था। करंट का मतलब क्या है, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रॉन का पास होना, मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रॉन का पास होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या नाम देते थे, करंट। मतलब चार्जेस का, किसी भी एरिया से चार्जेस का पास होना, चार्जेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पास होना, तो उसको हम क्या नाम देते थे, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर हालांकि इसमें क्या है, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्रीली रेंडमली मूव कर रहे हैं, इरेगुलरली मूव कर रहे हैं, मगर फिर भी इस कंडक्टर में क्या है, करंट मौजूद नहीं है, इस कंडक्टर में करंट मौजूद नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो फ्रीली तो मूव कर रहे हैं, मगर वो इरेगुलर मूव कर रहे हैं। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कंडक्टर में, कोई नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर नेट वेलोसिटी देखोगे इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो है, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, इरेगुलरली मूव करोगे। जब आप इसके इर्द गिर्द क्या अप्लाई करोगे, बैटरी अटैच करोगे, जब इसके इर्द गिर्द क्या अटैच करोगे, बैटरी अटैच करोगे, तो ये तमाम बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल देना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सही है। बैटरी का एक साइड, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उसी की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, एक ही डायरेक्शन में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन इस तरह क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे इस कंडक्टर में, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, करंट। करंट क्या है, सिंपल इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिस एरिया से क्या हो, इलेक्ट्रॉन पास हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। पहले बैटरी अटैच नहीं थी, जब बैटरी अटैच नहीं थी तो करंट नहीं था, जब बैटरी आपने अटैच की तो करंट क्या हो गया, पैदा हो गया। तो याद रखना, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ही की वजह से क्या है, करंट प्रोड्यूस होता है। वोल्टेज ही की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। वोल्टेज ही की वजह से हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। वोल्टेज का काम क्या था, उसने वोल्टेज प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड की तो करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह प्रोवाइड की, मतलब सबसे पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट सपोज ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट सपोज जिस तरह पानी क्या छत पर मौजूद है, नीचे से आपने क्या किया, पानी को ऊपर की तरफ ले गए, इसी ऊपर कोई भी आप टैंक, यहाँ पर कोई भी टैंक पड़ा हुआ है इसी, तो यहाँ पर पानी क्या हो गया, ये टैंक पानी से भर गया, सही है। अब यहाँ पर आप नीचे से आपने क्या किया, मोटर ही की वजह से क्या किया, पानी को क्या किया, यहाँ से ऊपर ले गया, मोटर के जरिए अपने पानी को नीचे से ऊपर ले गया, मोटर के जरिए, खुद नहीं जा रहे थे पानी। अब जब ऊपर पहुंच गए पानी, अब ये पानी क्या करेंगे, खुद ही नीचे क्या आएंगे, खुद नीचे आएंगे। आप यहाँ पर इसको खोलोगे ना इस टैंक को, तो पानी खुद क्या करेंगे, नीचे आएंगे। क्यों नीचे आएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, इसको पोटेंशियल दिया। इस जब आपने क्या किया, यहाँ पर जब जमीन पर मौजूद है तो या इसके साथ पोटेंशियल क्या था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पानी के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। जब आपने सर्टेन हाइट पे इस पानी को ले गए ना, हाइट ही की वजह से इसमें क्या आ गई, हाइट की वजह से इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई तो आपने एग्जामाइन किया, जब यहाँ से पानी को छोड़ा टैंक से तो पानी खुद नीचे आ गया। क्यों खुद नीचे आ गया, क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर थी, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी तरह है, करंट तब फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो करेगा जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो वोल्टेज और करंट का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, वोल्टेज अलग चीज है, करंट अलग चीज है। वोल्टेज ही की वजह से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब आप क्या कह सकते हो कि करंट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि करंट किस पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। आप खुद लिख लेना कि करंट डिपेंड अपॉन वोल्टेज। जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जब आप वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे तो करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ही की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जिस तरह यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, जीरो था। जब यहाँ पर आ गया तो सर्टेन हाइट की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है। तो जब जिधर भी डिफरेंस आ जाएगा पोटेंशियल का या एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा तो क्या करेगा, पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा। मतलब जिधर भी डिफरेंस आता है, सिंपल मैं ये बता रहा हूँ,
जिस तरह डिफ्यूजन आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, जब आप स्प्रे करते हो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है मॉलिक्यूल चले जाते हैं। तो इसी तरह भी इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह है, जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो तब वो क्या करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन खुद इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो मतलब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एरिया से फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो वोल्टेज का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, पोटेंशियल। तो याद रखना असल केस जो क्या है, असल हमारे साथ जो करंट है ना वो पोटेंशियल ही की वजह से आता है, असल करंट वोल्टेज ही की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, वोल्टेज ही। तो आपने ये बात याद रखना है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वोल्टेज करंट पर डिपेंड करता है या करंट वोल्टेज पर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने याद रखना है डिपेंडेंट दोनों एक दूसरे पर, मगर आप बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं कि करंट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज, करंट ही पर, करंट क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो वोल्टेज मतलब अप्लाई करने की वजह से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं यहाँ पर यह बात समझा रहा था कि जो ओहम ने क्या बताया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट क्या है, उतना ही ज्यादा करंट होगा। अगर पोटेंशियल कम था तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। लेट सपोज पहले मैंने 30 वोल्ट का बैटरी अप्लाई किया तो करंट, लेट सपोज करंट भी क्या था, 30 क्या था, एम्पेयर क्या था, गुजर रहा था। बैटरी मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इन तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में अलाइन हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पास होना स्टार्ट हो गए। इस तरह इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव करेंगे, फ्लो करेंगे तो करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो पहले मैंने 30 वोल्ट अप्लाई की तो करंट भी क्या कर रहा था, 30 एम्पेयर पास कर रहा था। अब मैंने लेट सपोज मैं यहाँ पर बैटरी को रिमूव करूँ, मैं बैटरी को 60 वोल्ट क्या कर रहा हूँ, 60 वोल्ट बैटरी क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर इस कंडक्टर के साथ 30 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया। अब मैंने 30 वोल्ट का बैटरी रिमूव किया, बड़ी वोल्टेज वाली बैटरी मैंने क्या की, कनेक्ट की। जब मैंने बड़ी वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की, जब मैंने करंट को देखा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से मूव कर रहे थे। अब करंट क्या था, करंट भी क्या हो गया था, 60 एम्पेयर हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि जब मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, अगर मैं वोल्टेज को कम करूंगा तो करंट भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है। तो इसलिए ओहम ने क्या बताया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना उस एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, जितना कम वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना क्या होगा, कम होगा। सी, और दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। याद रखना आपने फिजिकल कंडीशन को क्या रहना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अब फिजिकल कंडीशन में हमारे साथ क्या आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, और साथ आप लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस, और बहुत फिजिकल कंडीशन आप बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस जो मैं लिख रहा हूँ वो यही तीनों है, सही है। रेजिस्टेंस, ये तीन जो फिजिकल कंडीशन है ये सेम होना चाहिए। ये क्यों सेम होना चाहिए, जब ये तीन कंडीशन सेम होंगे तब ओहम लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा, तब ओहम लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। ओहम लॉ ओबे भी तब होगा, या फिर मैंने लिखा है कि ओहम लॉ इज ओबे व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। याद रखना जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, आपसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यूज आया भी गया है कि रेजिस्टेंस, बोर्ड एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में जो वो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं वहाँ पर भी आपके जो एग्जाम पेपर में इस तरह एमसीक्यूज पूछे भी गए कि ओहम लॉ ओबे कब होगा। वहां पर लिखा हो कि रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, बाज़ औक़ात वहां पर गिवन नहीं है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट, वहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, बोथ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो याद रखना अगर ऑप्शन गिवन था रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, अगर कांस्टेंट का ऑप्शन गिवन नहीं था तो फिर आप रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, वो क्या होगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। मगर याद रखना ओहम लॉ में रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ओहम लॉ ओबे होगा। इसी तरह टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और प्रेशर, ये तमाम चीजें होगा। फिजिकल कंडीशन बहुत सारे, मगर इंपॉर्टेंट फिजिकल कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर क्या है, ये कांस्टेंट होंगे, मतलब ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तब क्या होगा, ओहम लॉ ओबे होगा। सही है, सिंपल। अगर आप रेजिस्टेंस कहोगे कि फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ओहम लॉ ओबे होगा। क्योंकि इस पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, रेजिस्टेंस का इसी तरह
लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। इसी तरह रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ भी क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट था तो ये दो चीजें भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। सिंपल फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ, टेम्परेचर, इसी तरह एरिया, रेजिस्टेंस एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, तो एरिया भी, ये तमाम कंडीशन क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट आएगा। अगर आपने लेंथ, टेम्परेचर, एरिया को चेंज किया तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो ओहम लॉ ओबे भी नहीं होगा, तब करंट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएगा, सही है। तो फिर ओहम लॉ ओबे नहीं होगा। तो याद रखना, फिजिकल कंडीशन समझ आ गया कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टेंस कांस्टेंट किस तरह होगा, जो रेजिस्टेंस बाकी चीजों पर डिपेंड कर रही है वो बाकी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, टेम्परेचर पर, एरिया पर, ये तमाम चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, तब रेजिस्टेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए ओहम लॉ फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, ये तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बेसिक जो मेन पॉइंट है फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना क्या है, लाजमी है। रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना लाजमी है, तब ओहम लॉ क्या होगा, ओबे होगा। तो इसलिए आपको पहला कंसेप्ट मैंने क्या बताया, अब मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं, मैथमेटिकली क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सही है। अब यहां पर कुछ बुक्स में ना, कुछ बुक अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बुक में जो डेरिवेशन है ओहम लॉ को दो तरह से ड्राइव किया है, एक इस फॉर्म में ड्राइव किया है और एक इस फॉर्म में ड्राइव किया है। मैंने दोनों फॉर्म क्या किया, ड्राइव किया, दोनों फॉर्म ही सही है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक में, बलूचिस्तान बुक में इस तरह ड्राइव किया है, पंजाब वगैरह फेडरल बुक में भी इस तरह ड्राइव किया है, कुछ बुक आप देखोगे तो इस तरह ड्राइव किया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने दोनों डेरिवेशन लिखे हुए, सही है। अब पहला डेरिवेशन क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट का वोल्टेज के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये रिलेशन हमें क्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, सही है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, सही है। करंट क्या है, जो चीज इंडिपेंडेंट होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बता रहा हूं, क्वेश्चन भी है कि अक्सर हम कांस्टेंट उसके साथ लगाते हैं जो इंडिपेंडेंट होगा, कांस्टेंट उसके साथ लगाते हैं जो इंडिपेंडेंट होगा। अभी मैंने बता दिया कि करंट किस चीज पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जब आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर करंट किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। तो ये रिलेशन क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये पहला रिलेशन हमें ये बता रहा है, मैंने मैथमेटिकल तौर पर लिखा है, मगर मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि इसका मतलब इन दोनों में से कौन डिपेंड कर रहा है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है। याद रखना करंट क्या है, पोटेंशियल पर मतलब वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिपेंड किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। आपने यहाँ पर पोटेंशियल क्या किया था, अप्लाई किया था, पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो हो गया। जब पोटेंशियल नहीं था, आपने यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था। तो इसलिए कौन डिपेंड कर रहा है, करंट पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। और जो चीज इंडिपेंडेंट होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट है, वो करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सही है। जो चीज इंडिपेंडेंट होगा उसी के साथ हम कांस्टेंट लगाएंगे, सही है। आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि अक्सर हम कांस्टेंट या मतलब कांस्टेंट करंट के साथ क्यों नहीं लगा रहे, सही है। करंट कांस्टेंट के साथ इसलिए हम नहीं लगा रहे क्योंकि करंट क्या है, डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल पर। करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पर, और पोटेंशियल क्या है, इंडिपेंडेंट है। जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो इसलिए आई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी निशान को हम रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट क्या करेंगे, पोटेंशियल के साथ क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा होगा, याद रखना कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारे साथ कांस्टेंट क्या है, कंडक्टेंस। यहाँ पर हमारे साथ जो पोटेंशियल है, जो कांस्टेंट है वो क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पर कंडक्टेंस कम। कंडक्टेंस का मतलब क्या, कंडक्ट करना। किसी भी एरिया से इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा फ्लो करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अपोजिशन टू करंट, मतलब कोई भी मतलब जहां पर करंट को अपोज करेगा, जो भी चीज करंट को अपोज करेगा मतलब करंट को रोकने की कोशिश करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है, मतलब किसी भी एरिया से करंट का फ्लो होना, किसी भी एरिया से करंट का पास हो जाना, कंडक्ट हो जाना, उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो इसलिए कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, सही है।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ I इज इक्वल टू जी वी। जी कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। कुछ बुक में C से लिखा हुआ है, कुछ बुक में G से लिखा हुआ है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे साथ क्या है? कंडक्टेंस। तो I इज इक्वल टू जी वी। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। तो कंडक्टेंस की जगह मैं 1 और R भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं कंडक्टेंस की जगह 1 और R भी लिख सकता हूँ। तो हमारे साथ रिलेशन क्या आ गया? मैंने कांस्टेंट की जगह क्या पुट कर लिया? जी। सही है। I इज इक्वल टू जी वी। जी हमारे साथ क्या? कंडक्टेंस। वी हमारे साथ क्या? पोटेंशियल। तो अब मैं इस रिलेशन को जी की जगह मैंने I इज इक्वल टू जी की जगह अब मैं लिख सकता हूँ ना, कंडक्टेंस की जगह 1 और R पुट कर सकता हूँ, यानी क्योंकि कंडक्टेंस किसके इक्वल है? 1 और R। तो मैं कंडक्टेंस की जगह क्या पुट करूंगा? 1 और R मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। सही है, मैंने पोटेंशियल से डिवाइड किया, पोटेंशियल से सॉरी मल्टीप्लाई किया। सही है। अब अगर मैंने पोटेंशियल फाइंड करना है ना, पोटेंशियल मैंने क्या करना है? फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, रेजिस्टेंस करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। ये हमारे साथ ओहम लॉ का क्या गया? फार्मूला। ओहम लॉ का डेरिवेशन। ओहम लॉ का फार्मूला क्या है? कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, या पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। वी हमारे साथ पोटेंशियल आई करंट है और आर क्या है? रेजिस्टेंस है। ओहम लॉ अप्लाई तब होगा जब क्या हो? रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तब पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब यहाँ पर दूसरा डेरिवेशन है, दूसरा फॉर्म जो कुछ बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सही, अक्सर बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अक्सर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल का करंट के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। मैं फिर से ड्राइव कर रहा हूँ, यही ओहम लॉ का स्टेटमेंट भी है। ओहम ने क्या बताया कि पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, मगर फिजिकल कंडीशन क्या हो? सेम हो। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल को मैं रिमूव करूंगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय करंट। अब इसमें ये फॉर्म किस तरह लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल क्या हो? जो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये फॉर्म हमें ये बता रहा है, क्योंकि कांस्टेंट किसके साथ हम लगा रहे हैं? कांस्टेंट हम हमेशा उसके साथ लगाते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कांस्टेंट किसके साथ लगाया? करंट। मतलब करंट क्या है? इस डेरिवेशन में करंट क्या है? इंडिपेंडेंट है। करंट क्या है? डिपेंड नहीं करे, मगर इस डेरिवेशन में पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा कांस्टेंट उसके साथ लगता है जो इंडिपेंडेंट होता है। तो इसलिए V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय करंट। कांस्टेंट हमारे साथ इस केस में क्या होगा? याद रखना, इस केस में हमारे साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है? रेजिस्टेंस। इस केस में कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैं यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या पुट करूंगा? R। V इज इक्वल टू आई आर। उसी तरह इस फॉर्म में जो इस डेरिवेशन से भी हमारे साथ ओहम लॉ का वही फार्मूला गया, इस केस से भी इस डेरिवेशन से भी हमारे साथ ओहम लॉ का यही फार्मूला गया। मगर सबसे ज्यादा जो हम अक्सर यूज करते हैं, जो डेरिवेशन यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं? ये वाला डेरिवेशन यूज करते हैं। सही, मगर दोनों क्या है? दोनों डेरिवेशन ही सही है, कुछ फर्क नहीं है। अब यहाँ पर ओहम लॉ का ग्राफ किस तरह होगा? ओहम लॉ का ग्राफ किस तरह होगा? याद रखना, अभी मैंने बता दिया, ओहम ने क्या बताया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा जब रेजिस्टेंस का कहाँ होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसलिए ग्राफ V और करंट का ग्राफ, जब मैं V पोटेंशियल और करंट का ग्राफ ड्रा करूंगा, पोटेंशियल मैंने क्या बताया कि पोटेंशियल और करंट के दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ भी क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, अगर मैंने करंट को और बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। मतलब मैं पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी बढ़ जाएगा, अगर मैंने करंट को कम किया तो पोटेंशियल भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो याद रखना, V वर्सेस I या I वर्सेस V। सिंपल, आप V को I से लिखो, मतलब Y एक्सिस पर V लिखो और X एक्सिस पर I लिखो, या सिंपल इसको रिवर्स कर दो। दोनों केसेस में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमेशा Y एक्सिस पर पोटेंशियल आएगा और X एक्सिस पर करंट आएगा। नो, आप Y एक्सिस पर करंट भी लिख सकते हो और X एक्सिस पर पोटेंशियल भी लिख सकते हो, या Y एक्सिस पर पोटेंशियल लिखो, X एक्सिस पर करंट लिखो। दोनों ही केस में ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट आएगा। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लिखा है कि ओहम लॉ ओबे कब होगा? ओहम लॉ ओबे तब होगा जो रेजिस्टेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब रेजिस्टेंस किस तरह कांस्टेंट? रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब आएगा? रेजिस्टेंस सेम कब आएगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस आप किस तरह निकालोगे? सिंपल, यहाँ पर जो करंट है वो पोटेंशियल से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा। या अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो V डिवाइडेड बाई I इज इक्वल टू करंट। सही है। सिंपल, पोटेंशियल को किससे डिवाइड करो? करंट से डिवाइड करो, हमारे साथ क्या आएगा? रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। सही है। अब पोटेंशियल और करंट, यहाँ पर मैंने लिखा है, आपसे ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, आप सिंपल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, ये डेल का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। सही है। चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि पोटेंशियल
पोटेंशियल और करंट के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। हमेशा पोटेंशियल में नहीं, यहाँ पर ओहम ने भी ये बताया कि पोटेंशियल और करंट के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपने करंट पोटेंशियल को 2 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा, अगर आपने पोटेंशियल को 10 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी 10 गुना बढ़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0। मतलब मैंने पोटेंशियल को क्या किया, लेट सपोज मैंने पोटेंशियल को 10 गुना बढ़ा दिया तो करंट भी क्या होगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, फिर भी नेट इफेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। नेट इफेक्ट कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, इसका रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट ये किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस। तो इसलिए इस तरह मैं भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट या इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल और करंट का रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट आता है तो ये किस पोटेंशियल और करंट किसके इक्वल होता है, रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट या इज इक्वल टू आर। आपसे पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो अपने इस तरह फॉर्म में भी अपने ओहम लॉ को याद करना है। अब यहाँ पर ओहम लॉ इज एनालोगस टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, याद रखना ओहम लॉ एनालोगस है न्यूटन सेकंड लॉ का। एनालॉग का मतलब क्या है, उसी तरह जिस तरह हम न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इस पर मैंने डिटेल से लेक्चर दिए हुए। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली वो लेक्चर देख ले। वहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने क्या बताया, वहाँ पर आप काइंडली जाकर देख ले। मैंने हर पॉइंट डिस्कस किया, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा तो लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो ओहम लॉ क्या है, एनालॉगस टू न्यूटन सेकंड लॉ। यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट। वहां पर मैंने भी एक डायरेक्ट रिलेशन ड्राइव किया था कि किन 2 वेरिएबल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, मगर वहां पर वेरिएबल सिंपल चेंज है, बाकी रिलेशन वहां पर भी क्या है, डायरेक्ट है। तो एनालॉग का मतलब क्या है, सेम। जिस तरह हम ओहम लॉ में पढ़ रहे हैं कि पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, मगर उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ में भी 2 वेरिएबल के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आप देख सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ में, मगर वहां पर सिंपल वेरिएबल चेंज होंगे। तो इसलिए एनालॉग ओहम लॉ क्या है, एनालॉग टू न्यूटन सेकंड लॉ। इसी तरह 1 ओहम। अब रेजिस्टेंस याद रखना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, सही है। रेजिस्टेंस का यूनिट, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, सही है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बन गया, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर, सही है। तो वोल्ट पर एम्पेयर, रेजिस्टेंस के बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओहम भी है, ओहम, सही है। रेजिस्टेंस का भी यूनिट, इसी तरह वोल्ट पर एम्पायर भी क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। वोल्ट पर एम्पायर भी क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है, सही है, आपने याद रखना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 ओहम, 1 ओहम को आप किस तरह डिफाइन करोगे, 1 ओहम याद रखना, 1 ओहम कब आएगा, जब रेजिस्टेंस 1 ओहम, कब 1 ओहम होगा, रेजिस्टेंस 1 ओहम तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, 1 ओहम होगा, और करंट भी कितना पास करे उस कंडक्टर से, 1 एम्पेयर करंट पास करे। तो 1 ओहम कब होगा, 1 ओहम को आप किस तरह डिफाइन करोगे कि रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, कब 1 ओहम होगा, जब when a potential is applied 1 volt and current pass through a conductor is 1 ampere, तब ये क्या होगा, 1 ओहम, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करो वही क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 ओहम कब होगा, जब पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, इसी तरह करंट कितना पास करे, 1 एम्पेयर पास करे, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओहम होगा। तो यहाँ तक हमने ओहम लॉ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओहम लॉ के स्लोप, मतलब इसके ग्राफ के स्लोप किस तरह फाइंड करेंगे, और इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या करेंगे, ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस के ग्राफ वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओहम लॉ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। अब ओहम लॉ, कुछ इस तरह डिवाइसेस है जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ इस तरह डिवाइसेस है जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने लिखे ओमिक डिवाइसेस, ओमिक सब्सटेंसेस या डिवाइसेस, उस तरह सब्सटेंसेस जो ओहम लॉ को ओबे करे, ओहम लॉ को ओबे करे तो उसको आप क्या नाम देंगे, ओमिक सब्सटेंसेस। याद रखना विच ओबे ओहम लॉ, ओमिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस है जो ओहम लॉ को ओबे करेंगे, ओहम लॉ को ओबे करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस सब्सटेंसेस में पोटेंशियल क्या होगा, करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप पोटेंशियल को कम करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओमिक सब्सटेंसेस में पोटेंशियल और करंट का दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और साथ साथ याद रखना वहां पर क्या कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा ओमिक सब्सटेंसेस में।
अब यहाँ पर ग्राफ किस तरह आएगा, v वर्सेस i। सिंपल आप यहाँ पर y एक्सिस पर v लिखो और x एक्सिस पर i लिखो, या यहाँ पर i लिखो यहाँ पर v लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों का जो ग्राफ क्या आएगा, ओमिक सब्सटेंसेस का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। IV ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट आएगा। सही, हमेशा याद रखना स्ट्रेट आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स। ओमिक सब्सटेंसेस क्या है, सारे जो आप कह सकते हो मेटल्स, या आप कह सकते हो कि कंडक्टर्स, आप कुछ भी के मतलब मेटल भी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जिस तरह आप लिख सकते हो, ये सारा आप लिख सकते हो, कॉपर कंडक्टर है, कॉपर हो गया। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस नॉट ओबे द हुमला, नॉन ओमिक्स डिवाइसेस या सब्सटेंसेस। सही है, मैंने डिवाइसेस लिखे तो इसे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो, सब्सटेंसेस या डिवाइसेस। तो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस क्या है, नॉट ओबे हुमला, जो हुमला को ओबे ना करे, ओहुमला को ओबे ना करे। ओहुमला को ओबे ना करने का मतलब क्या है, उसमें पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है, और याद रखना जब पोटेंशियल और करंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, याद रखना वहां पर करंट भी जो रेजिस्टेंस है आर, हमारे साथ आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है, उस सब्सटेंसेस में या तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा या तो रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा। तो याद रखना रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ इस तरह कंडीशन है जिसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और कुछ में इस तरह होगा जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कुछ सब्सटेंसेस में टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कुछ में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर जिस तरह थर्मिस्टर हो गया, फिलामेंट बल्ब और डायोड, ये सारे किसके एग्जांपल है। सबसे पहले अपने एग्जांपल याद रखने, ये तमाम के तमाम एग्जांपल किसके हैं, ये तमाम के तमाम एग्जांपल नॉन ओमिक डिवाइसेस के, किसके हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस। सही। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट, मैंने बताया कि रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट होगा, जब रेजिस्टेंस जिस चीज पर डिपेंड कर रही है वो तमाम चीजें कांस्टेंट हो। रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस टेंपरेचर पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड कर रही है। जब ये तमाम चीजें, लेंथ पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, लेंथ, एरिया, टेंपरेचर, जब ये चीजें सेम होंगी तब रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ये चीजें सेम नहीं होगी तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए जिस चीज़ से करंट गुजरता है तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। हीटिंग इफेक्ट की वजह से जब हीट ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। सही है, तो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस या तो बढ़ रहा होगा या तो रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर के साथ कम हो रहा होगा। सही है, यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। सही है, इसमें करंट वर्सेस पोटेंशियल, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ग्राफ क्या है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ये किसका होगा, थर्मिस्टर का होगा। याद रखना, अपने ग्राफ को भी याद करना है कि ये किसका ग्राफ है, ये क्या है, हमारे साथ थर्मिस्टर का ग्राफ है। इसी तरह फिलामेंट बल्ब का, आप उसी तरह करंट और पोटेंशियल के दरमियान जब आप ग्राफ क्या करोगे, ड्रा करोगे, तो आपके साथ ग्राफ किस तरह आएगा, इस तरह कर्व ग्राफ आएगा। सही है, तो यहाँ पर भी ग्राफ क्या है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, फिलामेंट बल्ब का क्या है, ग्राफ है। इसी तरह थर्ड ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये किसका ग्राफ है, डायोड का है। किसका है, डायोड। तो डायोड का ग्राफ क्या आएगा, इस तरह आएगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट नहीं है। जब स्ट्रेट नहीं होगा ना तो ये क्या है, कर्व आ रहा है। जब कर्व आ रहा है तो मतलब क्या है, यहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। इसी तरह आप लिक्विड के लिए भी क्या कर सकते हो, ग्राफ आई वर्सेस, या हमारे साथ क्या है, आई वर्सेस वी का, पोटेंशियल वर्सेस करंट वर्सेस पोटेंशियल का आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ये क्या है, लिक्विड के लिए कुछ इस तरह होगा। सही है, ये क्या होगा, लिक्विड के लिए। सही है, लिक्विड के लिए ये ग्राफ इस तरह बनेगा, ये लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ये लिक्विड के लिए होगा। इसी तरह गैसेस के लिए भी आप ड्रा कर सकते हो। गैसेस के लिए आई वर्सेस वी का ग्राफ क्या होगा, ये क्या होगा, गैसेस के लिए होगा। सही है, गैसेस के लिए ग्राफ किस तरह बन जाएगा, सिंपल गैसेस के लिए ग्राफ इस तरह बन जाएगा, आई वर्सेस वी ग्राफ इस तरह बन जाएगा। इसके बाद इसके लिमिटेशन क्या है, या तो क्या है, ये सारे नॉन ओमिक डिवाइसेस, क्योंकि ग्राफ क्या है, लीनियर नहीं आ रहा है, ग्राफ लीनियर नहीं आ रहा है। जब ग्राफ लीनियर नहीं आएगा ना तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस है, इसमें ओहम लॉ ओबे नहीं हो रहा है। अब इसके बाद इसके लिमिटेशन क्या है, याद रखना, लिमिटेशन नॉट एप्लीकेबल व्हेन रेजिस्टेंस, तो इसलिए जब रेजिस्टेंस चेंजिंग होगा रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, जिस तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ओहम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ओहम लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम स्लोप का कंसेप्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे, स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो स्लोप का कंसेप्ट अब थोड़ा चेंज होगा। अगर आप v वर्सेस i या i वर्सेस v देखोगे ना तो स्लोप क्या आएगा, दोनों केसेस में डिफरेंट आएगा। अभी मैं स्लोप भी फाइंड करवाऊंगा। इसी तरह i वर्सेस v या v वर्सेस i का एरिया किस चीज़ को डिफाइन करा होगा, एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक अगर आपने नोट करना है तो उसको नोट कर देना। को हमने क्या कर लिया, ओहम लॉ को पढ़ लिया अक्सर। अब हम क्या करेंगे, उसके स्लोप को डिस्कस करेंगे।
स्लोप की है, हमेशा याद रखना स्लोप को हम फाइंड किस तरह करते हैं। याद रखना स्लोप किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x क्वांटिटी, सही है। और चेंज ऑफ y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू होगी जो जिसके इक्वल होगा वो उसका उस ग्राफ का क्या होगा स्लोप। किस तरह, अब मैंने v वर्सेस i का स्लोप लिख लिया, सही है। v वर्सेस i ग्राफ है मेरे साथ, सही है। मैंने इसका स्लोप फाइंड करना है, ये क्या है स्लोप, सही है। स्लोप अगर मैंने फाइंड करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, चेंज ऑफ y क्वांटिटी को x क्वांटिटी पे डिवाइड करूंगा। y को हमारे साथ y क्वांटिटी पे यहाँ पर क्या गिवन है, y क्वांटिटी पे हमारे साथ पोटेंशियल गिवन है और x क्वांटिटी पे करंट, तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। अभी मैंने आपको ओहम लॉ में पढ़ाया था बी तक कि v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू आई आर। अगर v डिवाइडेड बाय i किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस। तो याद रखना v वर्सेस i ग्राफ, v वर्सेस i ग्राफ मैंने लिखा भी है। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, याद रखना कुछ बुक में क्या लिखा है स्लोप और कुछ में ग्रेडियंट। तो स्लोप या ग्रेडियंट दोनों लफ्ज क्या है सेम। तो याद रखना पोटेंशियल वर्सेस करंट, क्या पोटेंशियल वर्सेस करंट का स्लोप किस चीज, स्लोप या ग्रेडियंट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है पोटेंशियल एंड करंट का स्लोप या ग्रेडियंट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपने याद करना है कि पोटेंशियल वर्सेस करंट का, किसका, पोटेंशियल वर्सेस करंट का स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इस ग्राफ को चेंज करूंगा, सही। अब किस तरह, अब मैंने कौन सा ग्राफ बनाया, करंट वर्सेस पोटेंशियल का। करंट वर्सेस पोटेंशियल का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल स्लोप इज इक्वल टू चेंज ऑफ y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x क्वांटिटी। y क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है करंट, मैंने करंट लिख लिया, इसी तरह डिवाइडेड बाय x क्वांटिटी को उस पर डिवाइड करो, x क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या गिवन है पोटेंशियल, तो I डिवाइडेड बाय v। याद रखना अभी v डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, v डिवाइडेड बाय I किसके इक्वल था, रेजिस्टेंस। मगर यहाँ पर उलट है, I डिवाइडेड बाय v, I ऊपर गया और v नीचे आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा 1 और r, रेजिस्टेंस का इनवर्स है। यहाँ पर क्या है, अगर आप इस रिलेशन को इनवर्स करोगे, सही, v डिवाइडेड बाय I किसके इक्वल है, r के इक्वल है, रेजिस्टेंस। अगर मैं इस रिलेशन को क्या करूँ उलट लिखूँ, I डिवाइडेड बाय v, तो ये रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाय r के इक्वल होगा, सही है। तो I वर्सेस करंट वर्सेस पोटेंशियल का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, जी हमारे साथ क्या था, कंडक्टेंस था, यानी अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। तो याद रखना करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, सही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि करंट वर्सेस पोटेंशियल स्लोप या ग्रेडियंट रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा होगा, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप क्या कह सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का इनवर्स। अब मैंने ये तो बता दिया कि I वर्सेस V और V वर्सेस I का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप किस तरह हम फाइंड करते हैं, वो सिंपल y क्वांटिटी को x से डिवाइड करो। अब यहाँ पर उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं I वर्सेस V और V वर्सेस I, सही, इसका एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करे, ये वाला अंदर एरिया नहीं, ये एरिया स्लोप के अंदर वाला एरिया, सही है। ये जो एरिया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सही है, एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आप एक ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे तो सिंपल, अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आपने सिंपल y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। स्लोप आपने फाइंड करना है तो आपने y क्वांटिटी को x से डिवाइड करना है। अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो आपने सिंपल y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल आप करंट को पोटेंशियल से डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, या पोटेंशियल को करंट से डिवाइड करो, कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो याद रखना जब मैं V वर्सेस I या I वर्सेस V का जब मैं एरिया फाइंड करूंगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा, पोटेंशियल को किस से मल्टीप्लाई करूंगा, करंट से मल्टीप्लाई करूंगा। याद रखना V मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट, ये किसके इक्वल है, याद रखना ये पावर के इक्वल है। आगे हम पावर को पढ़ेंगे भी, ये पावर के इक्वल है। V वर्सेस I या I वर्सेस V दोनों का एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर। आप सिंपल क्या लिखो, V या I, V वर्सेस I या V को पोटेंशियल को करंट से मल्टीप्लाई करो, या सिंपल इसको इस तरह भी लिख, करंट को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, दोनों केस में क्या आ रहा है, पावर। तो याद रखना V वर्सेस I का या I वर्सेस V ग्राफ का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। I वर्सेस V और V वर्सेस I का एरिया हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना आगे हम पावर के बहुत सारे फार्मूले पढ़ेंगे, तो पावर का एक फार्मूला ये भी होगा कि पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट, या करंट मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, सही है।
अब यहाँ पर मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट ये लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि याद रखना कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। किन मटेरियल में, याद रखना कौन सी सब्सटेंसेस में, मेटल में, कंडक्टर में, फिलामेंट और बल्ब में, इन तीनों में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखना अगर वो पूछे कि मेटल या कंडक्टर या फिलामेंट और बल्ब, तो इन तीनों में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर टेम्परेचर मेटल का बढ़ जाए या कंडक्टर का बढ़ जाए या फिलामेंट और बल्ब का बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन तीनों में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। किस में, SI ये किसका सिंबल है, जर्मी सिलिकॉन का, GE किसका सिंबल है, जर्मेनियम का, C किसका सिंबल है, कार्बन का, और थर्मिस्टर में। तो याद रखना इसी तरह सेमीकंडक्टर भी यहाँ पर लिख सकते हो, सेमीकंडक्टर और डायोड, ये भी आपने लिखना है, सेमीकंडक्टर और डायोड। तो याद क्या गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर, इन सब में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए इन सब्सटेंसेस का तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन सब्सटेंसेस का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन चीजों में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर, इन सब में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रख, तो स्लोप हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम 2-3 एमसीक्यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज लिखा है पोटेंशियल वर्सेस करंट का, मैंने एक एमसीक्यूज लिखा है, ग्राफ मैंने लिखा है, और एक ग्राफ हमारे साथ C है और एक क्या है, D, एक स्लोप C और एक D। अब मैं यहाँ से आपसे क्या पूछे कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ C टू रेजिस्टेंस ऑफ D। सही है, RC और RD, R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। इसी तरह स्लोप C और स्लोप D दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करो। सही, ये आपने फाइंड करना है। किस तरह, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपल समझना है। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ C टू रेजिस्टेंस ऑफ D। आपने सिंपल स्लोप को किस तरह फाइंड करना है, याद स्लोप को तो एक तरीका मैंने बता दिया कि Y क्वांटिटी को किससे डिवाइड करो, X क्वांटिटी से। इसी तरह स्लोप इक्वल किसके, ये मैंने आपको बताया नहीं है। स्लोप किसके इक्वल है, याद रखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा। या आप इसको लिख सकते हो कि इज इक्वल टू चेंज ऑफ Y क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ X क्वांटिटी। ये तमाम आपने क्या करना है, इस तरह मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। सही है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, या आप इसको लिख सकते हो चेंज ऑफ Y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन X क्वांटिटी। सही है, तो स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा। यहाँ पर हमें एंगल गिवन है, तो अब मैं स्लोप को किसके जरिए फाइंड करूंगा, tan थीटा को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, tan थीटा को यूज करूंगा, फाइंड करूंगा। सही है, स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा, या आप लिख सकते हो चेंज ऑफ Y क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन X क्वांटिटी। तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ C डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ D का रेशियो फाइंड करना है। सही है, अब मैं किस तरह फाइंड करूंगा। सही है, अब मैं इसी को यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मैंने सिंपल लिखा स्लोप ऑफ C डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ D इज इक्वल टू, स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। स्लोप याद रखना, ये आपने हमेशा याद रखना। जिधर भी स्लोप का एग्जांपल, जिधर भी स्लोप का एमसीक्यूज आ जाए, अगर वहां पर गिवन हो एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम, वेलोसिटी और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जिधर भी आ गया है इस तरह ग्राफ गिवन तो आप अगर वो आपसे स्लोप का पूछा तो स्लोप किसके इक्वल होगा, हमेशा tan थीटा। सही है, तो tan थीटा C डिवाइडेड बाय tan थीटा D। तो स्लोप ऑफ tan थीटा यहाँ पर क्या मैं लिखूंगा, C और D का स्लोप फाइंड कर रहा हूं ना, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या लिखूंगा, स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा। तो मैंने tan थीटा लिख लिया और नीचे C, इसी तरह tan थीटा डिवाइडेड बाय T। अब याद रखना, अब सिंपल tan थीटा की वैल्यू पुट करो। अब tan थीटा यहाँ पर जो C का है ना, C, tan थीटा C, यहाँ पर एंगल कितना गिवन है, 60। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया tan 60 और डिवाइडेड बाय tan 45। D का एंगल हमारे साथ क्या गिवन है, जो स्लोप है D का हमारे साथ क्या 45, तो tan 45। जब आप इन दो को कैलकुलेटर में क्लिक करोगे, आपके साथ जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा। रेजिस्टेंस ऑफ C टू रेजिस्टेंस ऑफ D, इन दोनों का क्या होगा, रेशियो होगा। सिंपल tan थीटा की वैल्यू को याद करना है, बस सिंपल पुट कर देना है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। आप इस तरह अक्सर एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, सही, इस तरह एमसीक्यूज पूछे भी जाते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर ट्रिक की बात क्या है। सही है, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया, V वर्सेस I, और V वर्सेस I का स्लोप हमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वर्सेस I का। अभी मैंने पॉइंट किया कि अभी मैंने आपको बता दिया कि सिंपल आप पोटेंशियल Y क्वांटिटी को X से डिवाइड करो, जिसकी इक्वल होगा वो क्या होगा, वो स्लोप इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो Y क्वांटिटी पे क्या है, Y क्वांटिटी पे पोटेंशियल और X क्वांटिटी पे क्या है, करंट। तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी तो इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ का।
और इसी तरह हमें रेशियो किसका पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस का। अगर आपसे पूछा गया था ना, लेट सपोज मैंने सेकंड एमसीक्यू में पूछा भी गया, अगर यहाँ पर क्या पूछा था, अगर आपसे पूछा गया था कि रेशियो फाइंड करो, किसका, रेशियो फाइंड करो, इसी तरह यही डेटा गिवन था, अगर रेशियो फाइंड करो कंडक्टेंस का, सी आर, कंडक्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी सी डिवाइडेड बाई जी डी, इन दोनों का क्या फाइंड करो, कंडक्टेंस, इन दोनों जो स्लोप, इन दोनों की कंडक्टेंस का रेशियो फाइंड करो। तो फिर अभी मैंने बता दिया कि कंडक्टेंस किसके, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों में कौन सा रिलेशन, इनवर्स, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उलट है। तो अगर जो रेशियो, जो आंसर रेजिस्टेंस का आ जाएगा वही कंडक्टेंस का होगा, जो नहीं सॉरी, जो आंसर रेजिस्टेंस का आ गया ना उसको आप सिंपल रिवर्स कर देना, उसको सिंपल क्या कर देना, रिवर्स कर देना, वो किसका आंसर होगा, कंडक्टेंस का आंसर होगा। तो जब आप 1060 और 1045 को एक दूसरे से डिवाइड करोगे ना तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे साथ ऑलमोस्ट अंडर रूट, मैंने वहां पर फाइंड भी किया है, सिंपल क्या आएगा 3:1। ये क्या होगा, इनका रेशियो क्या आएगा 1060 डिवाइडेड बाई 1045, इसका आंसर क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 1, या आप इसको सिंपल लिख सकते हो 3:1। तो इन दोनों का रेशियो आपने फाइंड किया, क्या आ गया 3:1। मगर अगर आपसे एमसीक्यूज में ट्विस्ट दिया हो, एमसीक्यूज को चेंज किया होगा, मैं इसको एमसीक्यूज को चेंज कर रहा हूं, मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ जो स्लोप सी और स्लोप डी, इन दोनों का कंडक्टेंस का रेशियो बताओ, रेजिस्टेंस का तो आपने बता दिया, अब मैं आपसे इसी यही एमसीक्यूज मैंने दिया है कि आप इन दोनों का कंडक्टेंस का रेशियो बताओ। तो अगर मैं आपसे कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा हूं ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका स्लोप को देखना है कि इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वर्सेस आई का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो फिर जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा उसको सिंपल क्या करो, रिवर्स करो, उसका आंसर को क्या करो, रिवर्स करो। तो ये आंसर को मैं क्या करूंगा, इस आंसर को 3:1 को मैं रिवर्स करूंगा, क्या करूंगा, कंडक्टेंस का रेशियो क्या होगा 1:3, 1:3 किसका रेशियो होगा, कंडक्टेंस का रेशियो होगा। अब इसी तरह मैंने ये एमसीक्यूज गिवन है, अब इससे आपको और बेहतर समझ आएगा। इसी तरह एमसीक्यूज मैंने गिवन है, फिर से पूछा है, लिखा है उसी से रिलेटेड, ये एमसीक्यूज जब मैं आपको समझाऊंगा ना तो ये एमसीक्यूज और आपको समझ आएगा। अब उसी तरह एमसीक्यूज क्या लिखा हुआ है, वी वर्सेस आई, वी वर्सेस आई आपको ग्राफ गिवन है, और आपसे क्या पूछ रहा है, सी ए डिवाइडेड बाई सी बी, मतलब कंडक्टेंस का रेशियो फाइंड कर रहा है आपसे, कंडक्टेंस का रेशियो क्या है, मांग रहा है, किसका, स्लोप ए और स्लोप बी का, दोनों का फाइंड आपसे रेशियो फाइंड कर रहा है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने स्लोप को के ग्राफ को देखना है कि ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ किस, वी वर्सेस आई का ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी वर्सेस आई का। अभी मैंने आपको बता दिया कि सिंपल वाई क्वांटिटी को एक्स से क्या करो, डिवाइड करो, जब आप वी को आई से डिवाइड करोगे, वी को आई से डिवाइड करना तो किसके इक्वल होगा, वी डिवाइडेड बाय आई किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस। तो इसका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ का रेजिस्टेंस को। अब आपसे पूछ किसका रेशियो हो रहा है, कंडक्टेंस का, मगर स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस का। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आंसर फाइंड करना है, किस तरह आंसर आप यहां पर भी इस रेशियो को उलट कर सकते हो। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहां पर रेजिस्टेंस, इसका जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को, मगर आपसे कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना है, जो आंसर आ गया उसको रिवर्स कर देना है, उसको रिवर्स कर देना है, वो किसका बन जाएगा, कंडक्टेंस का, वो किसका बन जाएगा, कंडक्टेंस का। क्योंकि वी वर्सेस आई का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर आपसे रेशियो किसका पूछ रहा है, कंडक्टेंस का, रेशियो पूछ रहा है कंडक्टेंस का। तो जो आंसर रेजिस्टेंस के आ गया, सही है, रेजिस्टेंस के लिए आपने आंसर आ गया ना, जो आंसर आ गया आपने फाइंड किया, तो उसको रिवर्स कर देना, वो किसका बन जाएगा, कंडक्टेंस। क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो अब मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा स्लोप किसके इक्वल है, tan थीटा। तो इसी तरह रेजिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू tan थीटा 60 डिवाइडेड बाई tan थीटा 45। सी हमसे किसका पूछा है, ए और बी का रेशियो पूछा, तो 1060 डिवाइडेड बाई 1030। तो 1060 किसके इक्वल है, √3, और 1045 किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई √3। तो अंडर नीचे डिवाइड है, √3 नीचे डिवाइड है, ऊपर जाएगा, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर क्या आएगा, 3:1। आंसर क्या आएगा हमारे साथ, आंसर आ गया 3:1। 3:1 किसका आंसर आ गया, अब आपने ज़हन में रखना, ये आंसर आ गया, ये रेजिस्टेंस के रेशियो का आंसर आ गया, मगर आपसे पूछ किस रहा है, कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। तो इस आंसर को क्या करो, रिवर्स करो। कंडक्टेंस के लिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस के लिए आंसर 1:3, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1:3।
इस केस में आपका आंसर क्या आएगा 1:3। 1:3 समझ आ गया किस तरह आपने फाइंड करना है। अब उसी तरह अगर आपने इस तरह फाइंड नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसका रेशियो फाइंड करना है कंडक्टेंस का। स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। आप क्या करो, बी को ऊपर लिखो आप इस तरह, रेजिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1045 डिवाइडेड बाय 1060। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस का। आपने या तो यहाँ पर रिवर्स करो पहले ही ऑर्डर में, अगर आपसे कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा है तो आप इस ऑर्डर को रिवर्स करो, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। आर को आर बी को ऊपर ले जाओ और आर ए को नीचे ले आओ, सही है। तो आपके साथ क्या आएगा, डायरेक्ट कंडक्टेंस 1:3 आएगा। हमने कंडक्टेंस का रेशियो क्या किया, फाइंड किया 1:3, सही है। आपको समझ आएगा कि आपने किस तरह इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या है, स्लोप को देखना है कि स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर। अब मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एमसीक्यूज यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है। किस तरह आपको और समझ आएगा इस तरह एमसीक्यूज का, सही है। अब किस तरह, लेट सपोज मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, सही है। उसी तरह ये मैंने ग्राफ बना लिया, फिर से उसी तरह ये स्लोप ए है और ये स्लोप बी है। स्लोप ए बी, ए का बी का हमारे साथ 45, ए का हमारे साथ क्या है 60 डिग्री। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई वर्सेस वी, आई वर्सेस वी। अब आई वर्सेस वी का स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, आई को वी से डिवाइड करो, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस का। अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए टू रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या करो, फाइंड करो, मगर ग्राफ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को। अब आप क्या करोगे, अब जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे। याद रखना मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सही है। अगर यहाँ पर स्लोप और यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन होगा वो दोनों क्या थे, एक दूसरे से मतलब सेम नहीं थे। यहाँ पर आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहे हैं और स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस का। तो जो भी आंसर आ गया ना, आंसर लेट सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही आंसर तो वही आएगा, सही है। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा 1:3 आएगा, सही है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस का रेशियो, मगर स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस का। तो आपने इस आंसर को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। 1:3 क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो होगा। जब क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन गिवन था और स्लोप ये दोनों क्या थे, अपोजिट थे, एक दूसरे से क्या थे, अपोजिट थे। तो फिर आपने आंसर को रिवर्स कर देना है। आंसर को क्या कर देना है, अगर 3:1 आ गया था तो आपने क्या लिखना है 1:3, सही है। क्योंकि स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को, मगर आपसे पूछ क्या रहा है, रेजिस्टेंस का। तो जो आंसर आ गया, रेजिस्टेंस आपने फाइंड किया ए और बी का, जो आंसर आ गया उसको आपने रिवर्स कर देना है, तो वो रेजिस्टेंस का बन जाएगा। इसी तरह अब मैं इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर लेता हूँ, सही। अगर आपसे आई वर्सेस बी ग्राफ का अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, लेट सपोज आपसे पूछा है कि आप फाइंड करो कंडक्टेंस ए टू कंडक्टेंस बी रेशियो फाइंड करो। अब आप क्या करोगे, फाइंड करोगे स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई वर्सेस बी ग्राफ का, कंडक्टेंस को। आपसे रेशियो किस चीज़ का पूछ रहा है, कंडक्टेंस। क्वेश्चन और स्लोप दोनों का क्या है, दोनों क्वेश्चन में भी कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा है और स्लोप भी कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो आंसर आएगा आपने रिवर्स नहीं कर देना है। अब जो आंसर आ गया आपने वही लिखना है। लेट सपोज आंसर जो भी आ जाए, तो आपने क्या कर देना है, अब रिवर्स नहीं कर देना है, सही है। अगर स्लोप और क्वेश्चन दोनों में सेम वैल्यू गिवन थे, सेम वेरिएबल गिवन थे, यहाँ पर भी कंडक्टेंस रिप्रेजेंट आपने कंडक्टेंस को फाइंड करना है रेशियो, और यहाँ पर स्लोप भी कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपने आंसर को रिवर्स नहीं कर देना है, सी। अगर स्लोप और जो यहाँ पर क्वेश्चन थे वो दोनों क्या थे, अपोजिट थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन था और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस। फिर आपने आंसर को रिवर्स कर देना है, सही है। जिस तरह मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह ये क्वेश्चन में इस तरह इसलिए करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आएगा, आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह वहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर आपने स्लोप फाइंड करना है तो तमाम के लिए ये कंसेप्ट यूज होता है, हर जगह ये कंसेप्ट यूज होता है। इस तरह एमसीक्यूज आपको अक्सर मिलेंगे। आप जब प्रैक्टिस बुक उठाओगे ना तो हर प्रैक्टिस बुक में इस तरह एमसीक्यूज गिवन होते हैं। तो इसी तरह मैं फिर से वो 1-2 स्लोप में यहाँ पर गिवन है, सही है। ये बी ए और ये बी है, सही है। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये हमारे साथ वी वर्सेस आई, सी वी वर्सेस आई। अब आपसे क्या पूछा है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करो, रेजिस्टेंस ए टू रेजिस्टेंस बी। अब वी वर्सेस आई का स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में भी रेजिस्टेंस है, स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को, वी वर्सेस आई का। तो क्वेश्चन और स्लोप दोनों क्या है, सेम। जब क्वेश्चन और स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपने आंसर को फिर रिवर्स नहीं कर देना है, से फिर आपने आंसर नहीं रिवर्स नहीं कर देना। अगर इसी में
अगर मैं इसी स्लो, अगर इसी V वर्सेस I का अगर मैं आपसे पूछूं आप इसका कंडक्टेंस का रेशियो भी फाइंड करो, कंडक्टेंस A टू कंडक्टेंस B। आप सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ, कंडक्टेंस पूछ रहा हूँ, सही है, कंडक्टेंस का रेशियो। और रेजिस्टेंस को देखो, स्लोप और कंडक्टेंस दोनों का जो आंसर है वो क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए आपने जो आंसर आ गया उसको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है। तो यहाँ तक हमारा जो ओहम लॉ है उसका कंसेप्ट क्या हो गया, एंड हो गया। तो अगर आपको काइंडली लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लेक्चर को लाइक कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।